5.2 एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें पहला पॉइंट है सारणिकों का अनुप्रयोग। ठीक है, सारणिकों का अनुप्रयोग में फर्स्ट पॉइंट है त्रिभुजों का क्षेत्रफल। अनुप्रयोग का मतलब इसकी एप्लीकेशन क्या है, सारणी की सहायता से अपन क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या क्या यूजेस है, क्या क्या उपयोग है इसके। तो यहाँ पे एक लेके आना भाई जी, जस्ट लिंक। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल सबसे पहला पॉइंट है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसे मान लीजिए ए बिंदु, बी बिंदु, सी बिंदु, तीन त्रिभुज दिए हुए हैं, तो फॉर्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल वो क्या होगा, 1/2, 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ध्यान रखिएगा, ये तो सारणिक है, वो 1/2 लगाना है। आपने 10th क्लास में, 9th क्लास में आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, 1/2 x1 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1, आगे जो भी आगे x3 y2 माइनस y1। स्टूडेंट्स, आपने ये फॉर्मूला आपने 10th क्लास 9th क्लास में पढ़ा होगा। तो स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला आया कहां से है, तो यहां से आएगा। 1/2 x1 ये गया y2 माइनस y3। फिर आगे इसके सापेक्ष इस कॉलम के सापेक्ष सारणी का मान शून्य करेंगे, इस कॉलम के सापेक्ष सारणी का मान शून्य करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, यहां तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर मान लो तीनों बिंदु कोलिनियर हो, मतलब संरेखीय हो, क्या तीन बिंदु अगर एक ही रेखा में होंगे, अगर तीनों बिंदु संरेखीय होंगे, मतलब अगर एक ही रेखा में होंगे, इसका मीनिंग क्या होगा, अगर मान लो ए यहाँ पे आ गया, बी यहाँ आ गया, सी यहाँ पे आ गया, अगर तीनों बिंदु एक ही रेखा में होंगे तो त्रिभुज नहीं बनेगा। जब त्रिभुज नहीं बनेगा तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। स्टूडेंट्स, इसका जो दूसरा पॉइंट है, तीन बिंदुओं के संरेखीय होने की शर्त, कंडीशन फॉर, नंबर दूसरा पॉइंट है, तीन बिंदुओं के संरेखीय होने की शर्त, क्या शर्त है, तीन बिंदुओं के संरेखीय होने की क्या कंडीशन है। ठीक है, अब आप मेरे को बताओ, जब वो तीनों बिंदु एक ही रेखा में होंगे, तीनों बिंदु एक ही रेखा में होंगे तो क्या हो जाएगा क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 इक्वल टू 0। तो उधर चला जाएगा तो 0 हो जाएगा। आपको कंडीशन क्या आएगी, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला कॉन्सेप्ट। दूसरा, अगर तीनों बिंदु संरेखीय हो तो कंडीशन ये होती है, मतलब क्षेत्रफल 0 होता है तो 2 उधर चला जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बात करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा, ओके ओके ओके।
अब देखिएगा तो तीसरा पॉइंट है दो बिंदुओं से गुजरने वाले रेखा का समीकरण। दो बिंदुओं से गुजरने वाले रेखा का समीकरण। नंबर तीसरा पॉइंट, दो बिंदुओं से गुजरने वाले, दो बिंदुओं से गुजरने वाले रेखा का समीकरण। तीसरा कॉन्सेप्ट है दो बिंदुओं से गुजरने वाले रेखा का समीकरण। स्टूडेंट्स, अगर मान लीजिए, माना दो बिंदु x1 माना कोई रेखा, माना कोई रेखा दो बिंदुओं कौन कौन से x1, y1, x2, y2 तथा x2, y2 से गुजरती है, से गुजरती है, ठीक है, गुजरती है तथा कोई अन्य बिंदु, कोई अन्य बिंदु x, y रेखा पर स्थित है, रेखा पर स्थित है। स्टूडेंट्स, दो बिंदु नहीं हुए, ये तीन बिंदु हो गए। कैसे? रेखा है वो दो बिंदु से गुजर रही है, x1, y1, x2, y2, दो से तो गुजर रही है। और जो तीसरा बिंदु है xy, वो भी कहां पे है? उसी रेखा पे है। कहने का मतलब ये आपके पास मान लो x, ये मान लो x1, y1, ये मान लो x2, y2 और एक तीसरा बिंदु मान लो xy को, x, y। अब आप मेरे को ऐसे बताओ, क्या तीन बिंदु हो गए क्या? जब ये तीनों बिंदु हो गए तो क्या एक ही रेखा में है क्या? जब एक ही रेखा में होंगे, आप मेरे को ऐसे बताओ, क्या वो संरेखी होंगे? जब संरेखी होंगे, एक बिंदु बराबर, अगर वो संरेखी होंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? इसका मतलब क्या होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1/2 x, y1, पहले x, y को पहले लिखेंगे x, y को, फिर x1, y1 1, फिर x2, y2 1 बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब x, y को अपन पहले लिखेंगे क्योंकि x और y में रेखा का समीकरण आएगा। जैसे आप लिखते हैं ax + b1 + c = 0, ये रेखा का समीकरण है। किसका समीकरण है? रेखा का समीकरण है। रेखा का समीकरण x और y क्या है? वेरिएबल है। तो यहाँ पे 1/2 तो बाहर रह जाएगा, xy, x1 - x2 y। ठीक है, अब ये 2 उधर चला गया तो मैं डायरेक्ट लिख दिया मैंने इक्वल में 0 हो गया। बिल्कुल अगले स्टेप में तो क्या हो जाएगा? x, y1, x1, y1 1, x2, y2 1 इक्वल में 0 आ गया। ठीक है, अगला प्रॉब्लम। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से जो मैंने अभी तक बताया, यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, बहुत बार पूछा गया है। एक तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, दूसरा संरेखी होने की शर्त, तीसरा रेखा का समीकरण। वैसे रेखा का समीकरण इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मैंने दो पॉइंट करवाए वो इंपॉर्टेंट है। अब अपन बात करते हैं रेखिक समीकरण निकाय का हल। अगली हेडिंग है आपकी जो अगली हेडिंग है वो क्या है? रेखिक समीकरण निकाय का हल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे रेखिक का मतलब क्या हुआ? रेखिक का मतलब होता है x की घात अधिकतम 1 हो, y की अधिकतम घात क्या हो? 1 हो, z की अधिकतम घात 1 हो। अगर x y है तो दोनों की अधिकतम घात 1 होनी चाहिए। रेखिक का मतलब, द्विघात का मतलब अधिकतम घात 2 होती है, त्रिघात का मतलब अधिकतम घात 3 होती है। रेखिक मतलब x की अधिकतम घात 1 होगी, y की भी 1 होगी और z की भी 1 होगी, अगर z होगा तो। अब देखिए स्टूडेंट्स,
यहाँ पे समीकरण निकाय का हल दो मेथड से करते हैं। एक बार तो आता है एग्जाम में सारणिक के प्रयोग से, सारणिक मेथड उसको बोलते हैं क्रेमर नियम। एक दूसरा होता है मैट्रिक्स मेथड से। मैट्रिक्स मेथड मतलब मैट्रिक्स का उपयोग, मैट्रिक्स की सहायता से अपन समीकरण निकाय को कैसे हल करेंगे। स्टूडेंट्स अल्टरनेट आते हैं, एक बार आता है मैट्रिक्स का, एक बार आता है सारणिक का। सारणिक को बोलते हैं क्रेमर नियम। स्टूडेंट्स मैं ऐसे लिखा हूँ, रेडी, समीकरण निकाय, रेखिक समीकरण निकाय का, रेखिक रेखिक समीकरण निकाय का हल। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, a11x, ठीक है, a12y, a13z इक्वल टू मान लीजिए b1 है, a21x प्लस a22y प्लस a23z इक्वल टू b2 है, a31x, a32y, a33z इक्वल टू b2। आपके पास तीन समीकरण है, 1 2 3। इस समीकरण निकाय, निकाय का मतलब समझते हो, नंबर ऑफ समीकरण, नंबर ऑफ इक्वेशन। यहाँ पे जो सिस्टम ऑफ कंसिस्टेंस मतलब सिस्टम है, निकाय है, तीन समीकरण का है। अगर मान लीजिए यदि b1 इक्वल टू b2 इक्वल टू b3 इक्वल टू 0, अगर ऐसा है b1 का मान, b2 का मान, b3 का मान, तीनों मान 0 है, तो समीकरण निकाय तो निकाय समघाती होगा। निकाय समघाती क्या होगा? निकाय क्या होगा? समघाती। समघाती का मतलब जानते हो? एक का समघाती, निकाय समघाती। देखिए b1 b2 b3 की वैल्यू 0 है तो वो समघाती होगा, अन्यथा विसमघाती होगा। अन्यथा नहीं दिख रहा, कहां लिखोगे निकाय। चलो इतना स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार यहां तक सभी स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले लो, सभी स्टूडेंट्स यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो। डन। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, यदि b1 बराबर b2 बराबर b3 बराबर 0 हो तो निकाय, निकाय क्या होता है? समघाती, अन्यथा विसमघाती। अन्यथा क्या होगा? विसमघाती। अगर b1 b2 b3 अगर तीनों 0 है तो वो समघाती होगा, अदरवाइज क्या होगा? विसमघाती। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं, बस ये तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि b1 b2 b3 0 तो समघाती है, अदरवाइज क्या होगा? विसमघाती। अब इसमें पहला पॉइंट आता है, जो आप निकाय का हल कर रहे हैं, समीकरण को सोल्व कर रहे हैं, तो पहला आता है क्या? सारणिकों के प्रयोग से। सारणिकों के प्रयोग से, इसको बोलते हैं क्रेमर नियम। क्रेमर नियम इंपॉर्टेंट है, एक बार क्रेमर नियम आता है। बेटा बोर्ड पे साफ दिखाई दे रहा है सभी को, एक बार बताइए।
मयंक धाकड़ एक बार बताइए, बोर्ड पे क्लियर दिखाई दे रहा है क्या, साफ दिखाई दे रहा है क्या? हिमांशु राठौर, नो सर, नो सर। अच्छा अच्छा, ठीक है, थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है। ओके, दिख तो रहा है ना क्या दिखा, मैंने लिखा हुआ क्या है? दिख तो रहा है ना क्या दिखाई दे लिखा हुआ है? ओके, अब देखिए सारणिकों के प्रयोग से, इसको बोलते हैं क्रेमर नियम। क्या बोलते हैं? क्रेमर नियम। देखिए क्रेमर नियम में, क्रेमर नियम क्या होता है, पहला इसमें बोलेंगे, दो चरों वाले रैखिक समीकरण निकाय का, दो चरों वाले रैखिक समीकरण निकाय का हल वो है, क्या है निकाय का हल? जिसे मान लो दो चरों वाले हैं, मतलब a1x प्लस b1y बराबर c1, a2x प्लस b2y बराबर क्या हो, c2, a1x प्लस b1y बराबर c1, a2x प्लस b2y बराबर c2। ये आपके पास दो समीकरण है, दो चरों वाले। जब दो चर होंगे तो दो समीकरण होंगे। अब देखिए यहाँ पे दो चरों वाले रैखिक समीकरण है, इसमें x आ रहा है, y आ रहा है, इसमें x आ रहा है, y आ रहा है। दो समीकरण, दो वेरिएबल। आप जैसे 10th क्लास में पढ़ते थे विलोपन विधि से, ठीक है, विलोपन विधि से पढ़ते थे, और किससे पढ़ते थे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि से। तो यहाँ पे अपन सारणिक के प्रयोग से पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पे जो x की वैल्यू होती है वो होती है del 1 अपॉन del, y की वैल्यू होती है, जो y होता है वो होता है del 2 अपॉन del, जहां पे del नॉट इक्वल टू 0, del की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अब ये del 1 क्या होता है, del 2 क्या होता है स्टूडेंट्स? सबसे पहले अपन del निकालेंगे, क्या निकालेंगे, del। तो del क्या होता है, देखिए जो del होता है, इनके कोएफिशिएंट, इनके गुणांक, x का गुणांक क्या है a1, y का गुणांक b1, x का गुणांक a2, y का गुणांक b2। तो ये होता है a1 b1 a2 a2, यहां से del की वैल्यू निकल जाएगी। अब दूसरा आता है del 1, समझिए इसको कैसे करेंगे। del 1 का मतलब 1 है यहाँ पे, तो जो 1 यहाँ पे नीचे लटका हुआ है इसका सब्सक्रिप्ट 1 है, तो फर्स्ट कॉलम में यानी कि प्रथम स्तंभ में बाहर वाला आएगा, मतलब यहाँ पे 1 लिखा हुआ तो बाहर वाला आएगा प्रथम स्तंभ में, C1 C2। अब इसको नहीं देखेंगे, इसको देखेंगे, 1 लिखा हुआ तो प्रथम स्तंभ में बाहर वाला आएगा और ये आ जाएगा B1 B2। जैसे आप del 2 निकालोगे, अब की बार दूसरे स्तंभ में बाहर वाला आएगा, और पहले स्तंभ में क्या आया, A1 अपॉन A2, del आ गया, del 1 आ गया, del 2। जैसे मान लो del 1 की वैल्यू मान लो एक बार के लिए 4 आ गई, इसकी वैल्यू मान लो 8 आ गई, और इसकी वैल्यू 2 आ गई, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 अपॉन 2 आ जाएगा, y की वैल्यू 8 अपॉन 2 4 आ जाएगा। तो del निकालेंगे, del 1 निकालेंगे, del 2 निकालेंगे, और इसमें रखेंगे तो यहाँ पे x क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। फ्रेंड्स इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो सभी स्टूडेंट्स, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, अब देखिए आपने 10th क्लास में पढ़ा था, दो समीकरण होते थे, कितने समीकरण, दो समीकरण, तो वहां पे तीन कंडीशंस बनती थी। अपन ने ग्राफ पढ़ा था 10th क्लास में, जब ग्राफ पढ़ा था तो वहां पे तीन कंडीशंस होती थी, केस बेस्ट, केस बेस्ट। तो
वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट वाला केस नहीं है। थोड़ा वीडियो क्लियर नहीं आ रहा बच्चे है, इंटरनेट की प्रॉब्लम वहां पे कैसा हो रहा है? वहां पे मैं अच्छा, तो केस फर्स्ट देखिए, यदि आपके पास a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, अगर ऐसा है तो क्या होता था, वो तो समीकरण निकाल संगत होगा। समीकरण निकाय क्या होगा? संगत। या ऐसे वो समीकरण ऐसे बोल सकते हैं, वो तो अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होगा। और जब अद्वितीय हल होता है तथा समीकरण निकाल संगत होगा। दूसरा केस नंबर सेकंड, यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 हो तो अनंत हल हो। अनंत हल होंगे। अनंत हल होंगे तथा समीकरण निकाल संगत होगा। तीसरा केस नंबर थर्ड, यदि दो भाई बराबर हो तो तीसरा भाई बराबर नहीं हो, कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा तथा समीकरण निकाल असंगत होगा। स्टूडेंट्स, आपने 10th क्लास में तीनों कॉन्सेप्ट पढ़े थे। वैसे ही इतने इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन जब 3 चरों वाले में समीकरण निकाय बताऊंगा वहां पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कैसे? अगर दोनों भाई बराबर नहीं है तो अद्वितीय हल होता है। देखिए, हल एक तो या तो अद्वितीय होगा, अद्वितीय का मतलब एक, या फिर हल होंगे अनंत। हल तो होंगे लेकिन कितने होंगे? अनंत होंगे। या तो एक हल होगा या फिर अनंत हल होंगे। या तो एक हल होगा या अनंत हल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक हल होगा तब भी समीकरण निकाय संगत होगा, और जब अनंत हल होंगे तब भी समीकरण निकाय संगत ही होगा। हल होंगे तब समीकरण निकाय संगत होगा। अगर ऐसा है तो अद्वितीय हल होगा तथा समीकरण निकाय संगत होगा। अगर तीनों भाई बराबर है तो अनंत हल होंगे और समीकरण निकाय क्या होगा? संगत। यहाँ पे भी संगत, यहाँ पे भी संगत, यहाँ पे भी हल है, यहाँ पे भी हल है। अगर दो भाई बराबर है, तीसरा भाई बराबर नहीं है, तो क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। तो जब कोई हल होता ही नहीं है तो समीकरण निकाय संगत नहीं होगा, असंगत होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। यहाँ पे कंसिस्टेंट, यहाँ पे कंसिस्टेंट और यहाँ पे इनकंसिस्टेंट, मतलब असंगत होगा। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अब 3 चरों वाले रैखिक समीकरण पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? ओके। हाँ जी, दूसरा नंबर की मीटिंग है, 3 चरों वाले रैखिक, 3 चरों वाले
रेखिक समीकरण निकाय का हल। तीन चरों वाले रेखिक समीकरण निकाय का हल। अब तीन समीकरण हो तो कौन कौन से? जैसे पहला a1x plus b1y plus c1z equal to d1, a2x b2y c2z equal to d2, a3x b3y c3z equal to d3। स्टूडेंट्स वहां पे x और y होता था, यहाँ पे x भी होगा, y भी होगा, z भी होगा। मींस x की वैल्यू क्या होगी? y x की वैल्यू होगी del 1 अपॉन del, y की वैल्यू होगी del 2 अपॉन del, और z की वैल्यू होगी del 3 अपॉन del। अब ये del क्या है, del 1 क्या है, del 2 क्या है, del 3 क्या है? तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, ध्यान रखना del की वैल्यू कभी जीरो नहीं होगी, क्योंकि जीरो हो गई तो समथिंग अपॉन जीरो सन्नाटा आ जाएगा, मतलब इनफाइनाइट आएगा आंसर। जबकि इनफाइनाइट डिफाइन नहीं होता है तो del की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ जो आपका del है क्या है? del वो क्या है? del तो सिंपल a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, ये तो हो गया आपके पास del। ऐसे del 1 निकालेंगे अपन। अब आपको मैंने बताया था जब यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे क्या है 1, तो इसका मतलब क्या हुआ? प्रथम कॉलम में, प्रथम स्तंभ में बार वाला आएगा। बार वाला क्या है? d1 d2 d3, d1 d2 d3। अब आपको कुछ सोचना नहीं है, अब प्रथम कॉलम का काम हो चुका है, अब किस पे आ जाओ, यानी कि प्रथम कॉलम का काम हो चुका है, ये लिखो b1 c1 b2 c2 b3 c3। ऐसे अपन देखिए स्टूडेंट्स del 2 निकालेंगे। क्या निकालेंगे? del 2। अब del 2 का मतलब हुआ कि दूसरे कॉलम में बाहर वाला आएगा, दूसरे कॉलम में, यानी कि d1 यहाँ आएगा, d2 यहाँ आएगा, d3 यहाँ आएगा। इसके इधर यहाँ से तीन के लिखेंगे तो बताइए क्या आएगा? a1 a2 a3 b1 b2 b3। ऐसे अपन del 3 निकालेंगे। क्या निकालेंगे? del 3। इसका मतलब क्या हुआ? तो तीसरा वाला कॉलम होगा, जो तीसरा वाला कॉलम होगा उसमें बाहर वाला आएगा b1 b2 b3, और शुरू वाले में दोनों कॉलम में क्या आएगा? a1 b1 a2 b2 a3 b3। स्टूडेंट्स ये आपके पास del 3 आ गया। आपके पास तीन समीकरण, तीन चरों वाले रेखिक समीकरण निकालेगा। x की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी, del की वैल्यू, सॉरी z की वैल्यू। तो del ऐसे निकालेंगे, del 1 ऐसे कैलकुलेट करेंगे, del 3 ऐसे करेंगे। स्टूडेंट्स इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक बार। हो गया? ओके। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपने जब दो समीकरण वाले थे, दो चरों वाले रेखिक समीकरण थे, उसमें अपन ने तीन केस पढ़े। कितने केस पढ़े थे? तीन केस। अब यहाँ पे भी तीन केस पढ़ेंगे। कितने केस पढ़ेंगे? तीन केस। केस फर्स्ट, स्थिति फर्स्ट, केस फर्स्ट। अब केस फर्स्ट क्या होगा? देखिए स्टूडेंट्स, पंकज प्रजापति बोल रहा del 2 दोबारा बताओ। बेटा del 2 होगा, उसका मतलब क्या हुआ कि 2 नंबर लिखा हुआ है, वहां पे बीच में d1 आएगा, d2 आएगा, d3 आएगा। यहाँ 2 लिखा हुआ है ना, तो d1 d2 d3 बाहर वाला, जो बाहर थे ना d1 d2 d3, तो दूसरे वाले कॉलम में आएंगे। अगर यहाँ पे 1 लिखा हुआ होगा
तो पहले वाले कॉलम में आएंगे D1 D2 D3, लेकिन यहाँ पे 2 लिखा हुआ था तो दूसरे वाले कॉलम में D1 D2 D3 आएगा। अब इसके इधर और इसके इधर क्या आएगा, इसकी इधर जो आपका डेल है ना, डेल का फर्स्ट कॉलम देखो, जो डेल वाला उसमें A1 B1 C1 है, और यहाँ पे क्या है A3 B3 C3। तो पंकज प्रजापत, क्या समझ में आ गया डेल 2 कैसे आया? यस और नो? बताओ पंकज, समझ में आ गया? हाँ, अब देखिए इंटेलिजेंट बच्चा है वैसे पंकज, बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, बस मैथ ही नहीं पढ़ता है। हाँ, अब देखिए यहाँ पे केस फर्स्ट, देखिए 3 केस पढ़ेंगे हम। कितने केस पढ़ेंगे? 3 केस पढ़ेंगे। उसमें पहला है, यदि डेल का मान 0 नहीं है वो तो समीकरण, वो तो अद्वितीय हल होगा, तो अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा, ठीक है। तथा समीकरण निकाल संगत होगा, ठीक है। दूसरा वाला केस सेकंड, अगर मान लो डेल का मान, अगर डेल का मान 0 हो तथा डेल 1 बराबर डेल 2 बराबर डेल 3 बराबर 0, यानी कि सारे 0, डेल 1 भी 0 डेल 2 भी 0 डेल 3 भी 0, वही बात हो गई कि A1 बटा A2 B1 बटा B2 C1 बटा C2, अगर तीनों ही बराबर हो, यहाँ पे तीनों का मान ही 0 हो, तो तीनों ही बराबर 0 हो, 0 के बराबर हो, वहां पे तीनों बराबर होते थे, A1 बटा A2 B1 बटा B2 C1 बटा C2। अगर ऐसा हो वो तो अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे, समीकरण निकाल संगत होगा, कंसिस्टेंट होगा। तीसरा केस, यदि डेल का मान 0 हो, अब आपको मैंने थर्ड केस उसमें क्या बताया था, 2 भाई तो बराबर थे, तीसरा भाई बराबर नहीं था, 2 भाई तो बराबर थे, तीसरा भाई बराबर नहीं था। यहाँ पे इन तीनों में से अगर एक का मान भी 0 नहीं आया, 2 का आ सकता है, 1 का आ सकता है, कोई भी एक अशून्य, अशून्य का मतलब शून्य नहीं हो, कोई भी एक अशून्य तथा डेल 1 डेल 2 डेल 3 में से कोई एक अशून्य हो, कम से कम, जैसे कम से कम एक अशून्य हो, एक भी अशून्य हो, 2 भी अशून्य हो, 3 भी अशून्य हो, अगर ऐसा है तो कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, समीकरण निकाल असंगत होगा। सभी स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, टाइम आउट होने वाला है, सभी स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया सभी ने स्क्रीनशॉट? ओके,